हेलो एवरीवन, विद्यार्थी आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स और साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लासेस लेती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है ये लास्ट वीक की टॉपिक रहा है GS2 एंड GS4 से रिलेटेड। तो आज इसके बारे में, इसके टोटल कंपाइलेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इसने फ्लैग किया है कुछ इश्यूज़ को, जैसे कि प्राइवेट स्कूल की जो एनरोलमेंट है डिफरेंट स्टेट्स में काफ़ी बढ़ गई है। एंड जैसे कि एज एन एग्जांपल आंध्र प्रदेश में कैसा था कि 46% जो एनरोलमेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल में है एंड 52% के अराउंड वो प्राइवेट स्कूल में है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये प्राइवेट स्कूल की एनरोलमेंट बढ़े ये तो अच्छी बात है, बट गवर्नमेंट स्कूल की कम ना हो, क्योंकि तभी एडुकेशन में पैरिटी रहेगा, राइट। तो इसीलिए कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक बार देख लेते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्वालिटी एडुकेशन के लिए डिमांड। तो क्वालिटी एडुकेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में जैसे कि टीचर्स के न्यूज़ आते हैं कि वो लोग पढ़ाते नहीं हैं ठीक से, या फिर सो रहे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, ठीक से पढ़ा नहीं रहे। तो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं ताकि एडुकेशन बेटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो एंड टीचिंग स्टैंडर्ड सही हो। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ एक ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट हो बच्चों की, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इंडिया की जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, मतलब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है ऑन एडुकेशन, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिला के, वो काफ़ी कम रह चुकी है। 2020 के जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है NEP, उसके तहत पता चला था कि ओनली 4% ऑफ GDP ये एडुकेशन में जाता था। अब रिसेंटली क्या है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, अभी 4.6% है 2021 में, फिर भी 2022 में ये 4.1% नीचे हो गया, कम हो गया। और ये डेटा वर्ल्ड बैंक का है, तो ऑब्वियसली अब वर्ल्ड बैंक की जो डेटा है इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्टेट की रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग में दिक्कत है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज बहुत है, करप्शन है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, लर्निंग प्रोसेस में। जैसे ही अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो टीचर्स रिक्रूटमेंट पैनल था उसको कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बहुत पहले से ही ये प्रॉब्लम चल रहा था। 2011 से ठीक से वहाँ पे रिक्रूटमेंट ठीक नहीं हुआ है। तो ये जो करप्शन है ये लोगों को दिख रहा है, ये जो कंडीशन सिचुएशन है तो यहाँ के लोगों को दिख रहा है, बाकी स्टेट के भी लोगों को दिख रहा है। तो एडुकेशन में अगर इतना धांधली हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है, तो बाकी एरियाज में तो और भी ज़्यादा होगा ना। तो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ख़राब है। तो ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स है। अगर आप इंडियन सोशल जस्टिस की जो पेपर है इसमें अगर एडुकेशन के ऊपर कोई टॉपिक आए, कोई क्वेश्चन आए, तो आप ये सारे डेटा को यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसके साथ साथ NFHS की जो डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके भी जो डेटा है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रथम NGO का डेटा है, एडुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये सारे डेटा आप क्या कर सकते हैं, मेंस में यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है कि ये जेंडर जस्टिस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 17 फीमेल कैडेट्स हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी को पास किया है। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट में ये डायरेक्ट दिया था कि NDA में वुमेन को भी एडमिट किया जाए। तो फर्स्ट बैच 2022 में एडमिट हुआ था एंड 3 साल बाद ये फर्स्ट टाइम आ रहा है बाहर, ओके। तो ये एक ट्राई सर्विसेज एकेडमी है इन द वर्ल्ड। और वुमेन पार्टनरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिफेंस फोर्सेस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जेंडर इक्वालिटी हो। और जेंडर इक्वालिटी की प्रोविजन कहाँ पे दी हुई है, आर्टिकल 14, 15, 16। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को भी मिले, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर है। एंड टैलेंट पूल जो है वुमेन की, वुमेन की जो टैलेंट है वो हमारी साइबर वारफेयर से लेके हर एक कंडीशन में हेल्प हो सकता है, ओके।
तो इवन ये भी देखा जाता है कि इंडिया में जितने भी ग्राम पंचायत है उसमें जहाँ पे पंचायत प्रधान महिला है वो सारे पंचायत में काम बेटर तरीके से हो रहा है। ये कौन सी रिपोर्ट था इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। बस मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, रिपोर्ट का नाम बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर ह्यूमैनिटेरियन एंड पीस कीपिंग मिशंस में भी इंडिया के जो वुमेन है, जो पुलिस फोर्स है, वो कई बार गई है। और इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ये कई सारे एरियाज़ में है, जैसे साइप्रस में है, जहाँ जहाँ पे भी डिस्प्यूटेड रीजन है वहाँ पे भी लोग जाते हैं। वुमेन बेसिकली ज़्यादा जाते हैं दैन मेल सोल्जर्स, बिकॉज वुमेन की एक कंपैशनेट बिहेवियर रहती है लोकल पॉपुलेशन की, और लोकल पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट बेटर कर सकते हैं, कल्चरल नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, इसलिए पीस कीपिंग मिशंस में भी वुमेन्स को ज़्यादा भेजा जाता है। एंड अभी ऑपरेशन सिंदूर के लिए आप लोगों ने देखा होगा, सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर वामिका जो थे वो भी जेंडर जस्टिस का, जेंडर इक्वलिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसको भी आप मेंस में ऐड कर सकते हैं, आप नाम के साथ ऐड करें या फिर कोई एग्जाम्पल की तरह ऐड करें, बट आपके आंसर में एक एक्स्ट्रा एज ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे जेंडर जस्टिस के ऊपर पूछा था, constitutional perspectives of gender justice with the help of relevant constitutional provisions and case laws। तो यहाँ पे constitutional provision में आप right to equality की बात कर सकते हैं, right? और साथ साथ में जो case laws है उसमें आप ये जो केस है 2022 में फर्स्ट कैडेट्स जो है, इंडिया कैडेट्स को बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, इसको भी आप एज एन एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एक पोर्टल के बारे में हमें जानना है, ध्रुव। ये क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्रुव जो है ये नेशनल लेवल डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज़ किया है। ये एक यूनिक डिजिटल एड्रेस है फॉर एवरी होम इन इंडिया। इसमें दो टाइप के लेयर्स हैं, एक है कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर जिसे डीजीपिन कहा जा रहा है, ये 10 डिजिट एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जहाँ पे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहेगा, साथ साथ में यूनिफॉर्म ग्रिड्स रहेगा ऑन इंडियन टेरिटरी। तो ये एक हर एक होम स्पेसिफिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होने वाला है एंड ये जियो स्पेशल डेटा के ऊपर बेस करके बनाया जाएगा। डिजिटल एड्रेस लेयर क्या है? ये एक यूज़र सेंट्रिक कंसेंट बेस्ड सिस्टम है बिल्ड ऑन डीजीपिन, जो कंसेंट हमें देना पड़ेगा, अलाउिंग यूजर्स टू क्रिएट कस्टमाइज्ड लेबल्स टू रिप्रेजेंट देयर डीजीपिन एंड डिस्क्रिप्टिव एड्रेस। तो ये पिन के ऊपर बेस करके हम एक डिस्क्रिप्टिव एड्रेस बना सकते हैं और ये हर एक इंडिया के हर एक घर के लिए होगा, ठीक है। तो ये ध्रुव पोर्टल अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो आपको लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और ये पोस्टल सिस्टम से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक, रशिया ने रिसेंटली रशिया इंडिया चाइना की जो ट्राइलैटरल फोरम है उसको रिवाइवल के लिए बात किया है। तो ये एक इनफॉर्मल ट्राइलैटरल स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है जो लेट 1990s में बनाया गया था टू काउंटर बैलेंस द वेस्टर्न डोमिनेंस, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये लार्जेस्ट यूरेशियन कंट्रीज इसके पार्ट है जो 19% ऑफ ग्लोबल मास को ऑक्यूपाई करते हैं एंड 33% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो इकोनॉमिकली एक बहुत ही बड़ा पावर है। बट आरआईसी की प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, कंटिन्यूअस प्रॉब्लम चलता रहता है। तो ऑनगोइंग जो बॉर्डर डिस्प्यूट है एंड ट्रस्ट डेफिसिट, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रस्ट की बहुत प्रॉब्लम है। ये जो कंटिन्यूअसली चाइना अरुणाचल प्रदेश में हर एक जगह का नेमिंग करता रहता है, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक बैलेंस है, स्ट्रैटेजिक बैलेंस की प्रॉब्लम।
जैसे कि अभी यूएस के साथ या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इंडिया की काफ़ी बेटर रिलेशन बनी है, अच्छी या फिर दोस्ती रिलेशन नहीं बोल सकते, बट हाँ सिचुएशन इज़ बेटर नाउ। तो ये और स्पेसिफिकली साथ साथ में क्वाड का भी पार्ट है इंडिया, ओपन इंडो पैसिफिक का पार्ट है। तो ये क्या कर सकता है कि चाइना को ट्रिगर कर सकता है या फिर उसके जो परसेप्शन है वो चेंज कर सकता है एंड आरएसी की ग्रुपिंग की बैलेंस बिगड़ सकती है। नेक्स्ट है रशिया चाइना की जो डायनामिक्स है वो इंडिया रशिया डायनामिक्स से काफ़ी क्लोज है एंड स्पेसिफिकली यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया और चाइना बहुत सारे ऐसे डुअल यूज टेक्नोलॉजी रशिया को ट्रांसफ़र किया है जो रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट यूज़ किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बैलेंसिंग प्रॉब्लम है ये आरआईसी प्लेटफॉर्म के लिए। बट आरआईसी जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में आपको जानना है क्योंकि रशिया के ऊपर या फिर चाइना के ऊपर कई सारे न्यूज़ आते रहते हैं एंड मेंस में भी पूछे जाते हैं। What is the significance of Indo-US defense deals over Indo-Russian defense deals? Discuss the reference to stability in the Indo-Pacific region. तो इंडिया रशिया रिलेशन के ऊपर एक स्पेसिफिक सेक्शन को लेके ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चाइना से रिलेटेड तो हर साल एक क्वेश्चंस आता रहता है, तो ये क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट मेकिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट एज पिवट ऑफ गवर्नेंस। ये प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा है। कहाँ पे कहा है? जब पूरे नेशंस अहल्याबाई होलकर मराठा क्वीन थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी में उनको श्रद्धा ज्ञापन किया था। ठीक है, जब नेशंस ट्रिब्यूट दे रहे थे देवी अहल्याबाई होलकर को इन हर 30th बर्थ एनिवर्सरी, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया था। तो अहल्या देवी होलकर कौन थे? ये एक होलकर क्वीन थे ऑफ मराठा किंगडम। ये मल्हारराव होलकर की डॉटर इन लॉ थे एंड मल्हारराव होलकर जो है ये इनको पेशवा का दाहिना हाथ बाएं हाथ की तरह बोला जाता था। तो ये होलकर जो फैमिली है बहुत ही रेपुटेड एंड वेल एस्टेब्लिश्ड और बहुत ही पावरफुल फैमिली था इन द मालवा रीजन, जहाँ पे मराठा किंगडम के जो मालवा रीजन है ये होलकर्स कंट्रोल करते थे एंड इन्हें फिलोसोफर क्वीन भी कहा जाता है। तो इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या है, और ये डायरेक्टली अपनी जो बेटे थे उनके साथ मतलब उनको पैट्रन करते हुए इन्होंने बहुत साल तक राज्य को संभाला था एंड बाद में डायरेक्टली भी ये कंट्रोल करते थे। तो इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थे? महेश्वर में इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाया, फेमस फॉर महेश्वरी साड़ीज़। 12 ज्योतिर्लिंगस को 12 में से 2 ज्योतिर्लिंगों को इन्होंने बनाया था। काशी विश्वनाथ टेम्पल अभी की जो सिचुएशन है, अभी जैसे बनाया गया है, वो इन्होंने ही बनवाया था। जूना में सोमनाथ टेम्पल को, जूनागढ़ में सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया था, जिसे बाद में अहल्याबाई टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बाकी जो पिलग्रिमेज साइट्स था, जैसे जो मुग़ल इन्वेशन के बाद या फिर अहमद शाह अब्दाली के इन्वेशन के बाद टूट रहा था, तो हरिद्वार, काशी, सोमनाथ, रामेश्वरम में ऐसे बहुत सारे टेम्पल को इन्होंने रिस्टोर किया था। महेश्वर फोर्ट की बनाया था इन्होंने ताकि निजाम, अंग्रेज़ ये लोगों से मालवा को बचाया जा सके। नर्मदा रिवर के साइड में ये अहल्या फोर्ट या फिर महेश्वर फोर्ट सिचुएटेड है एंड वोमेंस आर्मी बनाया था इन्होंने टू सिंबलाइज स्टेट डिफेंस, लॉ एंड वोमेंस एम्पावरमेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो वोमेन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप्स लिया था। ओके, तो अब आते हैं इन रिसेंट डे सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। ये सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30% ऑफ जीडीपी जो है वो NFHS डेटा से पता चलता है कि वो पार्शियली जेंडर इक्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है एंड इसके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जेंडर इक्विटी
वोमेन इन लीडरशिप पोजिशंस कैन सर्व एज रोल मॉडल्स फॉर अदर पीपल ऑल्सो. जो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं उनके लिए बहुत बड़े रोल मॉडल बन सकता है. इंक्लूसिव ग्रोथ, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ एंड फाइनल डेवलपमेंट के लिए वोमेन की कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है. जैसे 80% जो आर्टिशंस होते हैं खादी सेक्टर में वो वोमेन है, 50% जो है वो सेरिकल्चर में वोमेन पार्टिसिपेशन है. तो ये एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिया एंड जापान एग्री किया है मेरीटाइम रिलेशन को बेटर करने के लिए. तो कैसे बढ़ेगा, कैसे सही होगा. स्मार्ट आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप को स्मार्ट आइलैंड में कन्वर्ट करने की बात हो रही है. इसमें क्या यूज़ होगा, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट मोबिलिटी, ये सारे यूज़ होगा. डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी. तो ये सारे यूज़ करके स्मार्ट आइलैंड बनाने की बात हो रही है. जापानीज जो शिप बिल्डिंग है, को डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट है, मेरीटाइम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, वो इंडिया के साथ मिलके बहुत ही हेल्पफुल तरीके से बनाया जा रहा है. एंड इंडिया की जो एम है जापान की इन्वेस्टमेंट 3 लाख करोड़ तक लेके जाने की 2027 तक. तो ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ गुड डेटा. नेक्स्ट है मेरीटाइम हेरिटेज एंड कल्चरल कोऑपरेशन. इंडिया ने रिसेंटली जापान के कोऑपरेशन मांगा है नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाने के लिए इन लोथाल, गुजरात. तो लोथाल को क्यों चॉइस किया गया है, क्योंकि लोथाल में हिस्टोरिकली देखा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिप बिल्डिंग एरियाज था, शिप बिल्डिंग होता था यहाँ पे. तो इसीलिए लोथाल को चूज़ किया गया है. तो ये जो 2-3 डेटा है इसको आप इंडिया जापान रिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. The time has come for India and Japan to build strong contemporary relationship, one evolving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world as a whole. Comment. तो ऑलरेडी इंडिया एंड जापान के रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चंस आए चुके हैं. तो आप इसमें अपने जो रिसेंट की डेवलपमेंट है इसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारे मेंस के क्वेश्चंस हैं, आप इसे ज़रूर अटेंड कीजिए एंड फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने क्या लिखा है. नेक्स्ट ये है कि इंडिया में जॉब्स एंड डोमिसाइल के लिए लद्दाख का न्यू रेगुलेशंस लाया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लाया है. ठीक है. तो ये रेगुलेशंस क्या है, 85% ऑफ गवर्नमेंट जॉब जो है वो रिजर्व रहेगा फॉर लोकल, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल के अंदर इसे चेंज किया गया है. रिजर्वेशन जो है इसमें 10% रिजर्वेशन मिलेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जो बाकी पूरे देश को मिलता है. लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में वुमेन के लिए सीट रिजर्व होगा, जो ले एंड कारगिल दोनों एरिया में है, थ्रू रोटेशन. ओके. नेक्स्ट है कि लैंग्वेज एंड कल्चर के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, जहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी, इन 5 को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है. और बाकी कौन कौन से लैंग्वेज की प्रमोशन किया जा रहा है, शीना, ब्रोकस्त, बाल्ती एंड लद्दाखी, ये जो लैंग्वेजेस है इसकी प्रमोशन की बात हो रही है. तो ये जो 4 है, दीज 4 आर न्यू रेगुलेशंस. अब 6 शेड्यूल एरियाज के बारे में जानते हैं. तो 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू प्रोटेक्ट ट्राइबल पॉपुलेशंस. तो ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल एरियाज बनाया गया था, और ये एप्लीकेबल कहाँ पे है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. और इसको अभी रिसेंटली, कंप्लीटली नहीं बट स्टिल रिसेंटली लद्दाख को एक्सटेंड किया गया है. ओके. तो 6 शेड्यूल क्या करता है, ये एस्टेब्लिश करता है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स विच हैव लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स फॉर गवर्नेंस. तो ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है एंड एग्जीक्यूटिव पावर है फॉर देयर ट्राइबल गवर्नेंस. ठीक है. द काउंसिल्स डिराइव ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन.
तो ये कोई लीगल पावर नहीं है, ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है इनके लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछा था, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। ए कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। तो एक स्टेट में अगर शेड्यूल्ड ट्राइब बोला जाए तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्टेट में भी उसे बोला जाएगा। तो इनमें से करेक्ट कौन सा था, तो ऑब्वियसली बी करेक्ट था, क्योंकि गवर्नर नहीं, ये प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज भी करते हैं, नोटिफाई भी करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये प्रीलिम्स में पूछा गया था। हो सकता है कि रिसेंट जो 6th शेड्यूल है उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, ओके। तो ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली गाइडलाइन इशू किया है कि लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। तो ये एक बहुत ही फेमस जजमेंट था, नंदिनी सुंदर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ चंडीगढ़। इसमें ये कहा जा रहा था कि कोई अगर प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर है और उसके कंट्राडिक्टरी कोई लेजिस्लेचर बनाया जा रहा है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह नहीं माना जाएगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है, ये 2 टाइप के होती है मोस्टली, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट ये है कि विलफुल डिसोबीडियंस, तो आप कोई भी कोर्ट ऑर्डर को विलफुली नहीं मान रहे हैं, तो वो है सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के अगेंस्ट या फिर लोअर कोर्ट के अगेंस्ट आप ऐसा कुछ पब्लिश कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं, वो जो कोर्ट की स्टैट्यूट को अंडरमाइन करता है, जैसे स्कैंडलाइज और लोअर कोर्ट्स ऑथोरिटी स्कैंडलाइज करता है, उसकी जो स्टैट्यूट है, उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको ख़त्म करता है। ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करना, प्रेजुडिस देना एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करना फॉर जस्टिस, ये कोई भी काम होती है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट पे आता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे आर्टिकल में आता है, कहाँ पे ये मेंशन्ड है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंटर ने रिसेंटली अनाउंस किया है सेंसस को करने के लिए एंड कास्ट सेंसस को कंटिन्यू किया जाएगा। ये अभी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पे था, तो अब उसे फाइनली करने की बात हो रही है। तो ये 2 फेज़ में किया जाएगा, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो फेज़ 1 में क्या होती है, हाउस लिस्टिंग होती है, ऑल बिल्डिंग की डिटेल्स, परमानेंट हो या फिर टेम्पोररी हो, इसकी टाइप क्या है, उसमें एमिनिटीज़ क्या क्या है, एसेट्स क्या क्या है, ये सब कुछ इसमें भी लिखा जाता है, हाउस लिस्टिंग कहते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बनाया जाएगा फॉर इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन द कंट्री, चाहे वो इंडिया के नेशनल्स हो या फिर बाहर रहते हो या फिर एनआरआईज हो। तो टोटल कितना लोग हैं, कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब की पूरी डिटेल्स बनाई जाएगी, ठीक है। दैट इज़ पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो सेंसस जो है ये क्या होती है, ये दैट रेफर्स टू द इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है जो यूनियन सब्जेक्ट के अंदर है, आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, स्पेशली लिस्टेड है 7th शेड्यूल में एंट्री नंबर 69 अंडर सेंट्रल लिस्ट। क्योंकि ये जो कास्ट सेंसस है या फिर जो टोटल सेंसस है कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो इसे लीगलाइज किया गया था सेंसस एक्ट 1948 के थ्रू, ठीक है। इसे लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था एंड सेंसस जो है वो कौन करवाता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, जैसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए पढ़ते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए पढ़ते हैं, वैसे ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी आपको पढ़ना होगा, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिया को यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया गया था। इसका नाम है इकोसॉक।
ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है फॉर फॉस्टरिंग डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग, forging consensus on way forwards and coordinating efforts to achieve internationally agreed upon goals. तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को चेक करना, उसके लिए डिबेट करना, न्यू थिंकिंग बनाना और न्यू वे फॉरवर्ड बनाना, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए सॉल्यूशंस क्या होनी चाहिए, ये सब चेक कौन करता है? इकोसॉक करता है। ठीक है, ये इकोसॉक करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स, 54 मेंबर है, जो इनमें से 18 लोग जो है वो जनरल असेंबली से 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं और हर एक मेंबर के लिए 1 वोट है। ये यूएन से फंड जो भी मिलते हैं उसके रिपोर्ट बनाते हैं, प्रोग्राम्स जो है उसकी जो पॉलिसीज़ है पॉलिसी के हिसाब से यूएन की सिस्टम को रिकमेंड करते हैं, उसके मेंबर स्टेट्स को रिकमेंड करते हैं कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किसी एक एरिया के लिए किस टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे जो मान लीजिए जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है, SIN कहते हैं, तो स्मॉल आइलैंड नेशन के लिए उनमें रिन्यूएबल एनर्जी की ज़्यादा बात होनी चाहिए। जो वार टॉर्न एरिया है या फिर कन्फ्लिक्टेड रीजन है, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को बंद करने की बात हो रही है। तो हर एक जगह के लिए पॉलिसी अलग अलग टाइप होती है और ये इकोसॉक उसी को चेक करता है। ठीक है, ये प्रोमोट करता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर हो, एम्प्लॉयमेंट लोगों के ठीक से हो, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस हो। जैसे कि अफ़गानिस्तान में कंडीशन पहले बहुत ख़राब था, अभी पैलेस्टाइन में ख़राब है, तो इस एरियाज़ में या फिर अभी सीरिया में कंडीशन बेटर करने की बात हो रही है। तो ये प्रोमोट करता है वैसे लिविंग सिचुएशन को। कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उसको सॉल्यूशन देखते हैं। इंटरनेशनल जो कल्चर है एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन है उसको फेलिसिटेट करते हैं एंड यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको याद रखना होगा। यूएन के जितने भी बॉडीज़ है उसके जो वर्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के लिए कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इकोसॉक के ऊपर भी पूछा जाए। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज ए लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन हैज़ डिसअपियर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो इंडिया की जो रोल था एज ए ऑप्रेस्ड नेशन, मार्जिनलाइज्ड नेशन, वो अब चेंज हो रहा है। इसके बारे में आपको लिखना था। तो आप, आई होप ये जो टॉपिक था इस यहाँ से भी आप डेटा ले सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया को एक आप लाइन में लिख सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया को इकोसॉक की मेंबर की तरह इलेक्ट किया गया है। तो ये भी एक इंडिया की रोल है एज ए ग्लोबल लीडर, राइट। तो इस टाइप के जो भी टॉपिक्स आते हैं उसको आप कैसे अपने मेंस के आंसर में इंक्लूड करें वो आपको सीखना है। और मैं हर एक जो रिलेटेड टॉपिक है उसमें मैं बताती जाऊंगी एंड आप लोग इसे कंटिन्यू ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली 5 साल की एनिवर्सरी मार्क किया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप का। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप किसके किसके बीच में था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब क्या होती है कि डिफेंस और खुद को डिफेंड करने की जो पार्टनरशिप है उसे कहा जाता है मोस्टली। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड के पार्ट हैं। ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक ट्रेड कोलैबोरेशन की बात ऑलरेडी होती है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूसली कोलैबोरेट कर रहे हैं। जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऑसी इंडेक्स नाम है इसका, मालाबार एक्सरसाइज एक नाम है। तो मालाबार एक्सरसाइज क्वाड के जो कंट्रीज़ है वही लोग करते हैं। क्वाड के अलग एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज भी अलग है। तो ये इंटर ऑपरेबिलिटी एंड नेवल कोऑपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए बात हो रही है। जैसे ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव अलॉन्ग विथ जापान। तो ये सारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोलैबोरेशंस है। तो मल्टीलैटरल एंड रीजनल एंगेजमेंट कहाँ पे, जॉइंट पार्टिसिपेशन कहाँ पे है,
ईस्ट एशिया समिट है, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन है, साथ में RCP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जहाँ पे इंडिया ज्वाइन नहीं किया है बट ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था कि इंडिया इसमें ज्वाइन करे, राइट। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप न्यूली इमर्जिंग एक रिलेशनशिप है, जहाँ पे रिसेंटली आप अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर थे एल्बनीजी, इन्होंने लास्ट टाइम कहा था इंडिया इज़ द बॉस, और ही इज़ द बॉस, लाइक हमारी जो PM है ही इज़ द बॉस। तो इस टाइप के जो भी कोट होते हैं ये आप मेंस में ज़रूर लिख सकते हैं। कोई अगर किसी भी कंट्री के हेड का हो, डिफेंस मिनिस्टर का हो, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की हो, किसी के भी अगर ऐसे कोट होते हैं तो आप इसे मेंस के आंसर में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग वर्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ए ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम ए मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम डिस्कस। तो इसमें आपको इसके साथ मालाबार एक्सरसाइज की बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी चेक करवाना है कि ऑलरेडी ये एक मेरीटाइम मिलिट्री अलायंस था, अब ये ट्रेड ब्लॉक की तरह शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो आपको दोनों ही चीज़ लिखना होगा। 250 वर्ड की क्वेश्चन है, आपको सही तरीके से लिखना है, ओके। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नमस्ते स्कीम है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये नमस्ते स्कीम क्या है? ये एक नेशन वाइड डिजिटल एप्लीकेशन है। ये एक बेसिकली ऐप है जो वेस्ट पिकर इन्यूमरेशन ऐप है। मतलब जो लोग कूड़े को साफ़ करते हैं, जो लोग ऐसे सीवर्स को साफ़ करते हैं, तो उनके प्रोफाइलिंग करने की बात हो रही है। उनकी जो रेमुनरेशन हो, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड हो, उनकी जो प्रोटेक्टिंग गियर चाहिए, ये सबको सही करने की बात हो रही है नमस्ते स्कीम में। तो ये आपको कहाँ पे याद रखना है, नमस्ते स्कीम किससे है, किससे रिलेटेड है? वेस्ट पिकर इन्यूमरेशन ऐप है, ठीक है। टू फॉर्मलाइज एंड रिहेबिलिटेट द पर्सन्स एंगेजिंग इन हैजर्डस सीवर क्लीनिंग एंड सेप्टिक टैंक। तो जो सीवर क्लीनिंग होती है वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ होती है, तो हैजर्डस कंडीशन में उनकी लाइफ ना रहे, इसके लिए फॉर्मलाइज करने की बात हो रही है, मशीन यूज़ करने की बात हो रही है, एंड जो लोग पहले काम करते थे उनकी रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये जॉइंटली इम्प्लीमेंटेशन किसको हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो ये दोनों साथ में जॉइंटली काम करने वाले हैं। नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन इज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो काम एक्चुअली कौन करेगा? नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है फॉर सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स। तो सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स के लिए ये जो एजेंसी है काम करता है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स में हो सकता है या फिर GS2 में जो सोशल जस्टिस का पार्ट है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। तो आई होप ये जो कंपाइलेशन है आपको पसंद आई है। अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है या फिर कुछ भी बताना है, कुछ शेयर करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी मैंने बोला है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, उसको आप ज़रूर बताएं। आपको कैसी लगी है ये कंपाइलेशन, ये भी आप बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ये इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत ऐसे दोस्त हैं जो डेली कंपाइलेशन नहीं देख पाते हैं, एंड डेली कंपाइलेशन इतने सारे सब्जेक्ट के साथ देखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसे वीकली कंपाइलेशन की तरह ज़रूर पढ़ें, एंड तो बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू विद्यार्थी IAS।